स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और जैसा कि आपको पता है कि आप इन टॉपिक्स पे अगर वीडियोस सर्च करेंगे तो आपको वीडियोस जो है ज़रूर मिलेंगे। किसी ने 15 मिनट में पढ़ाया है, किसी ने 20 मिनट में और किसी ने घंटे 2 घंटे भी लिए हैं। लेकिन ये पर्टिकुलर हमारा चैनल ऐसा चैनल है कि जिस पे हम वो सारे ही कंटेंट पढ़ाते हैं जो आपकी किताब में दिए हुए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। और हिस्ट्री में आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानना ज़रूरी है। सिर्फ मेन पॉइंट्स पढ़ लेने काफ़ी नहीं होता है। रिवीजन वाइज़ वो सारी वीडियोज़ काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आपको नॉलेज चाहिए और आप चाहते हैं कि क्वेश्चन आंसर ईज़िली आप सॉल्व कर पाएँ, तो फिर आपको बुक के अंदर जो भी कंटेंट दिया हुआ है, उसके थ्रू जाना ही पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 12, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म। सोशल का मतलब आप माँ को पता ही होगा कि सामाजिक। सामाजिक और धार्मिक तौर पे जो बदलाव हुए उसके बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और कौन से प्रोमिनेंट लीडर्स थे या पर्सन थे कि जिनकी वजह से ये बदलाव आया। तो यहाँ पे देखते हैं, शुरुआत होती है चैप्टर की कि इंट्रोडक्शन हुआ किसका? वेस्टर्न एजुकेशन का। वेस्टर्न एजुकेशन का मतलब पश्चिमी जो ज्ञान है, यानी यूरोपियन एजुकेशन का यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है और हिंदुस्तानियों को पढ़ाया जाता है। और ये समझते हैं किसके बारे में? मॉडर्न आइडियाज के बारे में, यानी आधुनिक विचारों के बारे में। आधुनिक विचारों में किस तरह के विचार? ह्यूमनिज्म यानी इंसानियत, यानी रैशनलिज्म। रैशनलिज्म देखो, वर्ड ये कई बार आपको इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देगा। रैशनलिज्म का मतलब होता है कि रीजन एंड नॉलेज रेदर देन रिलीजियस बिलीफ। सिर्फ धार्मिक बिलीफ नहीं, रैशनल थिंकिंग का मतलब होता है कि तर्क वितर्क वाली सोच, है ना, वैज्ञानिक सोच, दैट इज कॉल्ड रैशनलिज्म। तो ये चीज, और साथ ही साथ लोकतांत्रिक जो विचार हैं, ये सारे कैसे थे? आधुनिक विचार थे। क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या हो रहा था? धीरे धीरे रिवॉल्यूशन हर जगह पे हो रहा था, क्रांति हर जगह आ रही थी, बदलाव आ रहे थे। तो जो पुरानी परंपराएं थी वो चेंज हो रही थी। तो इसीलिए जो है कि इन सोच को, ये जो नए विचार है, इनको आधुनिक विचार कहा गया है, आधुनिक आइडियाज कहा गया है। इसके अलावा जैसे इक्वेलिटी है, न्याय है, हर एक के लिए समानता है, हर एक के लिए बराबर न्याय, तो ये सारी कैसी सोच है जो है आपके आधुनिक। तो जैसे जैसे वेस्टर्न एजुकेशन आया तो इनके बारे में जो है हिंदुस्तानियों को भी शिक्षा मिली। तो यहाँ पे एक नई लहर दौड़ रही थी, है ना, किसकी? सोच विचार की, जो क्वेश्चन कर रही थी खुले दिमाग से, है ना। किसके ऊपर सवाल पैदा कर रही थी? पुरानी परंपराओं पे सवाल कर रही थी, सामाजिक व्यवस्थाओं पे सवाल कर रही थी, और धार्मिक जो गतिविधियां थी, धार्मिक रीति रिवाज थे, उनके ऊपर सवाल कर रही थी, है ना। जैसे जैसे नॉलेज आता गया वैसे वैसे ये चीज बढ़ती चली गई। जो पढ़े लिखे हिंदुस्तानी है, अब वो क्या देखने लगे? अपनी समाज की तरफ देखने लगे, और अब वो ढूंढने लगे उसके अंदर थ्रू कॉन्सेप्ट वगैरह। जब उनके पास आया कॉन्सेप्ट, रीजन, है ना, और जब यूटिलिटी आई और जब वो प्रोग्रेस करने लगे और जस्टिस, इसके बारे में वो सोचने लगे, अपनी ही समाज की तरफ देखने लगे। एजुकेटेड इंडियंस बिगेन टू लुक एट देयर ओन सोसाइटी, अपने ही समाज के अंदर थ्रू कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के तहत देखने लगे क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, क्यों है, कैसे है, कहाँ है, और किस तरह से प्रोग्रेस होगा, विकास होगा, न्याय होगा। इनको ये महसूस हुआ हिंदुस्तानियों को कि जो हिंदुस्तानी हमारी सोसाइटी, समाज है, ये क्यों स्टैग्नेंट का मतलब होता है स्थिर है। स्थिर का मतलब जो प्रोग्रेस नहीं कर रही है, आगे नहीं बढ़ रही है एक लंबे समय से। तो ये अपने ही समाज में जब झांकते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, तो इनको समझ में आता है कि क्यों हम पिछड़े हुए हैं, क्यों हम स्थिर हैं। बहुत सारे जो तरक्की कर रहे हिंदुस्तानी थे, वो कोशिश कर रहे थे संबोधित करने को। क्या संबोधित कर रहे थे? सोशियो रिलीजियस एविल्स ऑफ सोसाइटी, सामाजिक धार्मिक जो बुराइयां हैं समाज के अंदर, उसको वो संबोधित करने की कोशिश कर रहे थे, सामने लाने की कोशिश कर रहे थे, लोगों को उससे परिचित कराने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे लोग इनकार भी कर रहे थे। किस बात का इनकार रहे थे? कि नहीं भैया, ये जो पश्चिमी विचार हैं इनका हम इनकार करते हैं, हमको ये सारी चीजें नहीं माननी। और कंटिन्यू, यानी कि अभी भी वो क्या करके रखे हुए, पकड़े रखा है उन्होंने
अपनी पारंपरिक विचारों को, हमारी बाप दादा के जमाने से ऐसा चला आ रहा है तो होता ही रहेगा, समथिंग लाइक दैट। और हमारी जो पुराने संस्थान वगैरह हैं वो सारी चीजों को ये होल्ड करके रखे हुए थे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने महसूस किया कि नहीं भैया बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंस मतलब जरूरत महसूस की आधुनिक शिक्षा की, कि आधुनिक शिक्षा की बहुत जरूरत है, जो क्या करेगी, रिवाइवल या रीजनरेशन यानी कि पुनर्जन्म करेगी, यानी नया जन्म देगी किसको, हिंदुस्तानी समाज को। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी पुरानी परंपराओं को छोड़ना चाहते थे, बदलाव लाना चाहते थे। हिंदुस्तानी समाज जो है उसको हम लोग देखते हैं इन अर्ली 19th सेंचुरी, यानी 1800 के शुरुआत की बात कर रहा है। तो जो हमारा हिंदुस्तानी समाज है वो किस तरह से चल रहा है, वो चल रहा है आइडिया ऑफ वर्नास के हिसाब से, या फिर हिरार्की बेस्ड ऑन कास्ट। हिरार्की बेस्ड ऑन कास्ट यानी कि आपको मालूम ही है कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है, इस तरह से वर्णास के ऊपर हमारा कास्ट सिस्टम उस समय चल रहा था। ठीक है, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, फिर उससे नीचे कास्ट। ठीक है, तो ये चीजें इंसेप्शन का मतलब कि शुरुआत से ही थी, एंशियंट टाइम, पुराने समय से ही ये जो है हमारा वर्ण वाला सिस्टम चला आ रहा था। तो इस वर्ण वाले सिस्टम ने ना वक्त के साथ, ये चल तो रहा है इंसेप्शन बहुत पुराने समय से, प्राचीन समय से, तो वर्ण सिस्टम ये सिस्टम जो है, इसने व्यवस्था ने क्या देखा, मैन्यूफोल्ड मल्टीप्लीकेशन, मतलब कई गुना इसमें मल्टीप्लीकेशन हो गया। मतलब ये कि जाति में भी जाति बन गई, उपजाति बनी बहुत सारे। हेंस 18th सेंचुरी तक आते आते हजारों जातिज या सब कास्ट उसके अंदर भी पैदा हो गए। ठीक है, तो ये इस तरह से बढ़ता चला गया। तो ये हमारी अपनी खुद की व्यवस्था रही प्राचीन काल से। जो लोग निचले स्तर के होते थे, लोअर कास्ट के होते थे, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, अमानवीय। अमानवीय यानी मानवता से बिल्कुल हटके बुरा व्यवहार, गंदा व्यवहार। अच्छा, ये जो है ये घिनौना, गंदा घिनौना, इसका भी मतलब, इनह्यूमन का मतलब अमानवीय, एबोमिनेबल का मतलब भी होता है गंदा घिनौना। प्रैक्टिस चल रहा था किस चीज का, अछूतता वाला, ये बिल्कुल फैला हुआ था, प्रचलित था। माजी द माउंटेन मैन अगर आपने नहीं देखी तो जरूर एक बार देखना, उसमें इसकी काफी हद तक आपको झलक दिखेगी। ठीक है, तो ये अछूत वाली जो है परंपरा चली आ रही थी, है ना। तो ये सारी चीजें थी, तो कुछ बुराइयां भी थी, एविल्स थे ये समाज के। तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, यानी भेदभाव जो हो रहा था औरतों के प्रति, उस समय में वो भी उतना ही जिम्मेदार था, मतलब उतना ही बुरा था। जैसे अनटचेबिलिटी चल रही है, एक बुराई है, एविल है सोसाइटी में, ऐसे ही औरतों के साथ जो भेदभाव हो रहा है बिल्कुल ऐसा ही है। जो लड़कियां हैं उनकी शादी कर दी जाती थी, बहुत ही कम उम्र में कर दी जाती थी। विधवाएं जो रहती थी उनको बिल्कुल उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था, है ना, इस तरह का। ऐसे ही एक ऋषि कपूर की फिल्म भी है, तो उसमें भी ये चीज काफी दिखाई गई है कि वो विडो से रिमैरिज करने के लिए बिल्कुल उतावला रहता है, तो उसमें ये सारे कस्टम्स वगैरह भी दिखाए गए हैं। विधवाओं की बात करें कि उनको मजबूर किया जाता था, फोर्स किया जाता था, मजबूर किया जाता था कि आप तपस्वी वाला जीवन स्वीकार कीजिए। तपस्वी वाला की यानी बिल्कुल आपको दुनिया के ऐशो आराम को बिल्कुल त्याग देना है। बहुत सारे तो ऐसे थे कि उनको मजबूर किया जा रहा था कि आपको आश्रम में रहना चाहिए पति की मृत्यु के बाद, वृंदावन या वाराणसी के आश्रमों में आपको रहना चाहिए। तो इस तरह का हमारा समाज चल रहा था। जो सबसे ज्यादा जो अमानवीय जो एक्ट था, जो कि परपेट्रेटेड का मतलब जिसको बढ़ावा दिया गया था अगेंस्ट द हिंदू विडोज, यानी कि जो हिंदू विधवाएं थी उनके लिए इस चीज को बढ़ावा दिया जा रहा था। किसके द्वारा दिया जा रहा था, तो रूढ़िवादी सोच वाले जो हेड होते हैं, गुरु होते हैं, बड़े होते हैं, उनके द्वारा, समाज के अंदर ये जो बड़े होते हैं उनके द्वारा इनके खिलाफ इसको बढ़ावा दिया जा रहा था। किसको, वो क्या था, एक बारबेरिक प्रैक्टिस थी। कौन सी प्रैक्टिस थी, सती वाली प्रैक्टिस। क्या कर रहे हैं, पूरे लाइन का ये मतलब है कि एक अमानवीय घटना को बढ़ावा दिया जा रहा था हिंदू विधवाओं के खिलाफ,
है ना, हिंदू विधवाओं के खिलाफ बढ़ावा दिया जा रहा है, किसके द्वारा? रूढ़िवादी का मतलब ये होता है ना परंपरावादी, हमारे बाप दादा के जमाने से ऐसा होता आ रहा है तो यही होगा, कुछ और हटके नहीं होगा। तो ये जो हेड थे सोसाइटी के मुखिया वगैरह, ये लोग अमानवीय जो है कि प्रैक्टिस कर रहे थे, किसकी? सती की प्रैक्टिस हो रही थी। क्या होता है सती? तो सती क्या होता है ये भी बताया कि जो हिंदू विधवाएं हैं, यानी जिनके पति का स्वर्गवास हो गया है, उनको मजबूर किया जाता था कि वो इमोलेट करें अपने आप को। इमोलेट का मतलब होता है यहां पे बलि दें, अपनी कुर्बानी दें, है ना। कहां पे? फ्यूनरल पायर पे, चिता के ऊपर कुर्बानी देनी है अपने डिसीज्ड हस्बैंड के साथ, यानी कि चिता के साथ उनको भी लेट जाना है, ठीक है, जिंदा विवाहितों को, है ना। पति के पति की जो चिता जलाई जाएगी उस पे अपना बलिदान देना है, अपनी कुर्बानी देनी है। बार्बेक का मतलब होता है गंवार वाला, जंगली सोच, या फिर कह सकते हो पुरानी सोच, बेकार सोच, बारबेरिक, असभ्य जिसको बोलते हैं एकदम, है ना। एक तो होता है सभ्य और एक होता है असभ्य, तो असभ्य वाली। तो ये जो ऑर्थोडॉक्स मेंबर्स हैं, ऑर्थोडॉक्स मैंने आपको बताया रूढ़िवादी, रूढ़िवादी मत समझो, परंपरावादी, जो ये सोचते हैं जो मेरे बाप दादा से चला आ रहा है वही ठीक है, पुरानी परंपरा। तो ये जो परंपरावादी सदस्य थे हिंदुस्तानी समाज के, हिंदू समाज के, वो क्या कर रहे थे? कोट कर रहे थे इसको रिलीजियस स्क्रिप्चर्स से, रिलीजियस जो धार्मिक ग्रंथ वगैरह होते हैं उससे इन बातों को सिद्ध कर रहे थे, जस्टिफाई कर रहे थे इन प्रैक्टिसेस को। लेकिन बहुत सारे ऐसे आजाद ख्याल के लोग भी थे, और वो भी हिंदू में ही थे, जो इस बात से बिल्कुल शॉक्ड थे। कैसे थे? बिल्कुल शॉक्ड थे, साथ ही साथ डिसगस्टेड का मतलब होता है निराश होना, बहुत ही हताश थे, निराश थे इस चीज से, ठीक है, जो ये जस्टिफिकेशन दे रहे थे। तो ये जो है दे वेयर पार्टिकुलरली ट्रबल्ड, और इस चीज से ना बिल्कुल वो ट्रबल्ड थे, यानी कि परेशान थे, हताहत थे इस बात से। ये जो कंडीशन थी औरतों की, अवस्था थी कि भाई पति की मृत्यु हो गई, शादी के कितने भी दिन बाद हो, उसके बाद उसकी चिता पे उसके साथ लेट जाना है, तो इस वाली अवस्था से ये काफी ज्यादा हताहत थे, परेशान थे, जो लड़कियों का कंडीशन था, जो औरतों का कंडीशन था। इसलिए इन्होंने डिसाइड किया, एक फैसला लिया। किस तरह का फैसला लिया? हम उठाएंगे अपनी आवाज। किसके खिलाफ? ये जो अमानवीय प्रैक्टिसेस चल रहे हैं, तौर तरीके चल रहे हैं, हम इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे। लेकिन ये जो रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस थे, रिग्रेसिव का मतलब होता है पीछे ले जाने वाली, प्रोग्रेसिव आगे ले जाने वाली, रिग्रेसिव पीछे ले जाने वाली जो प्रैक्टिसेस थी, वेर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द हिंदू कम्युनिटी। ऐसा नहीं था हाँ कि हिंदुओं में सती प्रथा है, बस ये हिंदुओं में बुराई है, नहीं नहीं नहीं, बाकी जो समाज है उसमें भी बुराई थी। ये बुराइयां आपको मुस्लिम्स में भी देखने को मिली, और सिख में भी देखने को मिल रही थी। उस समय जैसा ट्रेंड चल रहा था औरतों के प्रति, तो हर समाज के हर एक कम्युनिटी में, हर एक वर्ग में कुछ ना कुछ बुराइयां मिल रही थी। तो इस तरह के पिछड़ेपन वाली चीजें दिखाई दे रही थी। इसमें एक व्यक्ति आते हैं राजा राम मोहन राय, ठीक है, इनका पहला नाम आता है भाई। तो राजा राम मोहन राय क्या है? एक केंद्र फिगर है, सेंट्रल मतलब मेन मतलब मुख्य, ये व्यक्ति हैं जो कि नया जो हिंदुस्तान जाग रहा था, पढ़ा लिखा हिंदुस्तान जो रिफॉर्म होना चाहता था, बदलाव लाना चाहता था, तो उसके ये जो है मेन फिगर थे। इन्होंने काम किया टायरलेसली, का मतलब होता है बिना थके, बिना रुके। किसके लिए काम किया? समाज के लिए, धर्म के लिए, और बौद्धिक यानी कि नॉलेज के लिए, और राजनीतिक रीजेनरेशन ऑफ इंडिया। राजनीतिक तौर पे यानी सामाजिक तौर पे, धार्मिक तौर पे, और बौद्धिक तौर पे, शिक्षा के तौर पे, राजनीतिक तौर पे क्या हो? हिंदुस्तान का रीजेनरेशन हो, पुनर्जन्म हो। और इनको माना जाता है कि ये इनॉग्रेटर हैं किसके? मॉडर्न एज के, आधुनिक एज की शुरुआत करने वाले ये व्यक्ति हैं हिंदुस्तान के अंदर। क्या नाम है इनका? राजा राम मोहन रॉय। क्या क्या किया इन्होंने वो भी हमने देखा। रविन्द्रनाथ टैगोर इनको क्या कहते थे? कि ये पिता हैं हिंदुस्तान के, ऑफ इंडियन रिनेजेंस। रिनेजेंस का मतलब क्या होता है? पुनर्जन्म। तो जो हिंदुस्तान का पुनर्जन्म हुआ है तो उसके ये पिता रहे हैं राजा राम मोहन राय।
एक काफी महान विद्वान है, ग्रेट स्कॉलर्स। देखो पढ़ने की जरूरत तो नहीं है ना मुझे हिंदी, अरे सॉरी इंग्लिश, मैं आपको अंडरलाइन करके बताता चल रहा हूं, तो आप देखोगे तो आप समझ सकते हैं कि मैं किस बात को किसके लिए कह रहा हूं। तो ये एक महान विद्वान है और लिंग्विस्ट है। लिंग्विस्ट का मतलब क्या होता है? लिंग्विस्ट का मतलब होता है कई सारे लैंग्वेज जानने वाले और वेल वर्स हैं, अलग अलग भाषाओं में ये बात कर सकते हैं, संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन, इंग्लिश, ग्रीक, लैटिन और हेब्रू। तो ये सारी भाषाएं भी इनको आती थी। तो देखो कितनी सारी काबिलियत थी इनके अंदर। इसके अलावा और क्या काबिलियत है इनके अंदर? काबिलियत ये भी रही कि इन्होंने पढ़ा कई सारे ग्रंथों को, धार्मिक ग्रंथों को, दर्शन शास्त्र वाली किताबों को, टेक्स्ट को, जैसे वेदास को पढ़ा, कुरान को पढ़ा, बाइबल को पढ़ा, यानी सब कुछ पढ़े हैं ये, तब ये अपनी तर्क वितर्क वाली सोच रख रहे हैं। और इन्होंने एक तुलनात्मक पढ़ाई की, कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक पढ़ाई की इन सारे टेक्स्ट वगैरह की। और ये मानते थे कि जितने भी धर्म है, रिलीजन मतलब धर्म है, वो सेम आइडियल्स देते हैं, यानी कि सबका मिला जुला समेकलन करो तो हर में एक ही बात निकलती है, अच्छे इंसान बने रहना, अच्छे कर्म करना, बुराई ना करना, अच्छाई की तरफ चलना, समथिंग लाइक दैट, ऐसा ही कुछ। और ये मानते थे किसके ऊपर? वेदांता फिलोसफी के ऊपर, जो किसके ऊपर बेस्ड है? रैशनल थिंकिंग के ऊपर बेस्ड है। रैशनल थिंकिंग हमने आपको बताया कि रैशनल थिंकिंग का मतलब होता है तर्क वितर्क वाली सोच। ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं रिलीजियस रिफॉर्म में क्या कुछ हुआ। तो राजा राम मोहन रॉय, इनको बहुत बड़ा रिस्पेक्ट मिलता है, किसके लिए? ट्रेडिशनल फिलोसॉफिकल आइडियाज के लिए, पारंपरिक जो फिलोसॉफिकल आइडियाज हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं जो ईस्ट के, उसके लिए, है ना। इनके अंदर क्या था? बहुत रिस्पेक्ट था, ये उसका सम्मान करते थे। ही फेल्ट दैट, इन्होंने महसूस किया कि जो आधुनिक विचार है, मॉडर्न आइडियाज, इक्वालिटी है, फ्रीडम है, जस्टिस है, अभी पढ़ा ना हम लोगों ने, तो वो सारी चीजें आधुनिक विचार के अंदर आएंगी। और जो कल्चर है पश्चिम का, वो क्या कर सकता है? पुनर्जन्म दे सकता है हिंदुस्तानी समाज को। देखो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है इनके अंदर, किसके लिए? पारंपरिक अपना जो दर्शन शास्त्र हिंदुस्तान का चला आ रहा है उसकी ये बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी मान रहे हैं कि आधुनिक विचारों को का होना भी जरूरी है हिंदुस्तान में, इससे हिंदुस्तानी समाज का पुनर्जन्म होगा। इसीलिए क्या चाह रहे हैं ये? कि लोग अपनाएं, किसको अपनाएं? रैशनल साइंटिफिक अप्रोच को। रैशनल यानी तर्क वितर्क वाली सोच, कॉन्सेप्चुअल सोच, साइंटिफिक सोच को ये अपनाएं, और डेमोक्रेटिक आइडियल्स जो है इक्वलिटी के, उसको अपनाएं, लोकतांत्रिक। ठीक है, कि जिसमें क्या है? इक्वलिटी की बात हो, जस्टिस की बात हो, तो ऐसी चीजें जो है अपनाना चाहिए समाज को। 1815 में क्या किया इन्होंने? आत्मीय सभा का जो है फॉर्म किया, आत्मीय सभा इन्होंने फॉर्म की। और ये आत्मीय सभा क्यों लगी थी? ताकि यहां पे बहस हो, बहस के साथ साथ आपस में डिस्कस किया जाए, बातचीत किया जाए, वार्तालाप किया जाए, बैठक लगाई जाए, किसके ऊपर? दर्शन शास्त्र वाले टॉपिक्स के ऊपर, है ना, कि किस तरह से समाज होना चाहिए, किस तरह से धर्म को चलना चाहिए, लोगों के जीवन में क्या होना चाहिए। और साथ ही साथ इसको बढ़ावा दिया जाए, किसको? फ्री और कलेक्टिव थिंकिंग को एंड सोशल रिफॉर्म। बढ़ावा दिया जाए किस चीज को? आजाद, फ्री और कलेक्टिव, मिलजुल कर जो है इसके बारे में सोचें और सामाजिक जो है बदलाव लाने की कोशिश की जाए। तो इसको बढ़ावा भी दिया जा रहा था। इन्होंने महसूस किया, इन्होंने मतलब किन्होंने? राजा राम मोहन रॉय ने यह महसूस किया कि जो सामाजिक बदलाव है वो सिर्फ और सिर्फ नहीं आ सकता इसके बिना कि जब तक धर्म के अंदर बदलाव ना हो। समाज के अंदर अगर बदलाव लाना है, कैन नॉट बी अटेंड विदाउट रिफॉर्म्स, बिना बदलाव के धर्म के अंदर जो धर्म है लोगों का उसमें बदलाव आना चाहिए। इसीलिए ये खिलाफ हो गए किसके? आइडल वर्शिप के, मूर्ति पूजन के खिलाफ थे। रिजिडिटी ऑफ कास्ट, रिजिडिटी वर्ड क्यों यूज हुआ है? कि राजा का बेटा ही राजा, कुम्हार का बेटा ही कुम्हार, लकड़हार का बेटा ही लकड़हार। तो रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए कास्ट सिस्टम की, जाति जो कभी नहीं जाती, ये नहीं होना चाहिए। जाति भाई जाति है ना,
कि भाई निचले स्तर का भी बेटा जो है वो टॉप लेवल पे पहुंच सकता है। तो ये रिजिडिटी पे नहीं मानते थे। और साथ ही साथ रिलीजियस कस्टम्स, जो धार्मिक रीति रिवाज हैं, ये उसके भी खिलाफ खड़े हुए। अच्छा, ये आलोचक थे। आलोचक का मतलब होता है किसी चीज की आलोचना करना, उसके बारे में नेगेटिव बोलना। तो ये आलोचक थे किसके? करप्ट प्रीस्टली क्लास के। प्रीस्टली क्लास जो पादरी वगैरह होते हैं, पुरोहित होते हैं, पंडित हैं, मौलवी हैं, उनकी बात हो रही है कि वो जो करप्ट यानी कि भ्रष्ट प्रीस्टली क्लास था, जो जिम्मेदार थे फैलाने के लिए अंधविश्वास लोगों के अंदर, ये उसके खिलाफ थे। है ना? पहले क्या, अभी भी ऐसा होता है कि अगर तुमने इतना कुछ नहीं किया तो तुम्हारे ऊपर घोर संकट आ जाएगा। है ना? राहु केतु की दिशा बदल देते हैं लोग। तो ये मानते हैं, ही बिलीव्ड, ये मानते हैं कि इन द यूनिटी ऑफ गॉड, की जो भगवान है वो क्या है? वो एक है, यूनाइट है। एंड दैट कि सारे के सारे जो लोग हैं वो बच्चे हैं किसके? एक भगवान के। एंड हेंस इसीलिए सब इक्वल है। हाँ, अपना भी मानना यही है, सारे भगवान मिलजुल के, भगवान एक ही है, बस मानने का तरीका अलग अलग है। अगर सब अपने धर्म का पालन करेंगे तो किसी को किसी से तकलीफ नहीं होने वाली है। धार्मिक होना चाहिए, कट्टरवादी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ही ट्रांसलेटेड, इन्होंने ट्रांसलेट किया। ट्रांसलेट करने का मतलब होता है अनुवाद करना, जैसे हिंदी टू इंग्लिश, वैसे इन्होंने अनुवाद किया और पब्लिश किया वेदास को और उपनिषद को। किस लैंग्वेज में? बंगाली लैंग्वेज में इन्होंने किया। अच्छा, बंगाली लैंग्वेज में क्यों किया? ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। लोकल लैंग्वेज में होगा तो लोग आसानी से समझ पाएंगे। सामाजिक बदलाव की बात करें तो इन्होंने क्या बनाया था? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में कलकत्ता में, ताकि क्या हो सके? सामाजिक कल्याण के लिए कार्य किया जा सके। तो ये एक नया समाज बनाया इन्होंने, ब्रह्म समाज, जो क्या कर रहा है? लोगों के यानी समाज के कल्याण के लिए काम कर रहा है। ब्रह्म समाज क्या करता है? निंदा करता है। अब जैसे इनका सोच विचार था, तो जो समाज इन्होंने बनाया उसका भी सोच विचार वैसा ही था कि ये आइडल वर्शिप को जो है यानी कि मूर्ति पूजन के खिलाफ थे, और खिलाफ थे बहुत सारे धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों के। सती के खिलाफ थे, बच्चों की शादी के खिलाफ थे, एक से ज्यादा शादी के खिलाफ थे, और कास्ट डिस्टिंक्शन जो था, यानी कि अलग अलग जो जातियां थी उनमें जो डिस्टिंक्शन था, और साथ में जो अछूत वाली चीज थी, कि अछूत वाली बात थी, उस सब के खिलाफ थे। ये सारी चीजें जो प्रैक्टिस हो रही हैं, इन सारे रीति रिवाजों के ये खिलाफ थे। ये सपोर्ट कर रहे हैं किसको? शिक्षा को, औरतों की शिक्षा को सपोर्ट कर रहे थे। और साथ ही साथ ये जो विधवाएं हैं इनका पुनर्विवाह होना चाहिए। अच्छा, इनका परसिस्टेंट, परसिस्टेंट का मतलब होता है बिल्कुल जिद्दी वाला, सख्त वाला रवैया, कि नहीं करना है तो करना है, होना चाहिए तो होना चाहिए। तो इनका जो लगातार जिद्दी वाला जो स्ट्रगल था, किसके खिलाफ? सती के खिलाफ। इसको सहारा मिला, साथ मिला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक का, और इस व्यक्ति ने बैन कर दिया सती प्रथा को 1829 में। ब्रिटिश सरकार थी, और ब्रिटिश सरकार में उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इन्होंने क्या किया? 1829 में बंद कर दिया भाई, बिल्कुल से एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया। सती प्रथा अब कहीं नहीं होगी, अगर करता है तो जुर्म माना जाएगा। साथ ही साथ एजुकेशनल रिफॉर्म की बात करें, यानी कि शिक्षा में क्या बदलाव आया, तो ये एक शुरुआती व्यक्ति हैं जो किस बात की वकालत कर रहे हैं कि जो पश्चिमी आधुनिक शिक्षा है, यानी जो वेस्टर्न एजुकेशन है, आधुनिक शिक्षा है, जो उनके हिसाब से एक माध्यम है कि फैलाया जा सकता है विचारों को। किस तरह के विचारों को? आधुनिक विचारों को फैलाने के लिए पश्चिमी शिक्षा का, आधुनिक पश्चिमी शिक्षा का ग्रहण करना बहुत जरूरी है ना? अगर आप चाहते हो कि आधुनिक विचार आए, रैशनलिज्म के, तर्क वितर्क वाली सोच आए, इंसानियत की सोच आए, पूरे देश के अंदर ये सोच फैले, तो जरूरी है क्या करना? कि हम पश्चिमी शिक्षा को भी ग्रहण करें, एब्सॉर्ब करें। इन्होंने असिस्ट किया यानी साथ दिया किसका? डेविड हेयर का। किस काम में साथ दिया? हिंदू कॉलेज कलकत्ता में ओपन करने में साथ दिया, जो ओपन हुआ 1817 में।
बाद में जो है इसको माना गया, इसका नाम क्या हुआ, जिसको जाना गया प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से। राजा राम मोहन राय ने वेदांता कॉलेज भी फॉर्म किया 1825 में। ठीक है, वेदांता कॉलेज फॉर्म किया और वहां पे ऑफर किया क्या प्रस्तुत किया, कोर्सेज, किसमें, पढ़ाई लिखाई, पश्चिमी साइंसेज में एज वेल एज इंडियन लर्निंग। यानी कि आप अपने देश के सभ्यता भी आप सीख सकते हैं, इंडियन लर्निंग जो हिंदुस्तानी लर्निंग चल रही है वो भी आप सीख सकते हैं, और साथ ही पश्चिमी विज्ञान को भी आप वहां पे सीख सकते हैं। कहां पे, वेदांता कॉलेज में, जो ओपन हुआ 1825 में। रॉय और क्या करते हैं, लेकर आते हैं बहुत सारी पत्रिकाएं। जर्नल का मतलब क्या होता है, समाचार पत्र या पत्रिका लेकर आए। किन लैंग्वेजेस में, बंगाली में लाए, हिंदी में लाए, पर्शियन में लाए, इंग्लिश लैंग्वेज में लाए, ताकि लोगों के मन में क्या हो, जो लिटरेसी है, लिटरेरी है वो फैले, है ना, जो ज्ञान है वो फैले, साथ ही साथ साहित्य के साथ साथ वैज्ञानिक जो सोच है, यानी जो बातें हैं वो भी फैले, राजनीतिक चेतना लोगों के अंदर आए, ये सारी सीख इनको मिले, किसके जरिए, पत्रिका के जरिए, लोगों में और हिंदुस्तान के सारे हिस्से में ये चीज फैले। तो इसके लिए इन्होंने क्या शुरू किया, पत्रिका शुरू की, यानी समाचार पत्र अलग अलग लैंग्वेज में शुरू किए। तो ये बात थी किसकी, राजा राम मोहन रॉय, फादर ऑफ इंडियन रिनेसेंस। ठीक है, तो अब इसके बाद बात करते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन है, एक दूसरे मॉन्यूमेंटल फिगर है। मॉन्यूमेंटल फिगर का मतलब क्या है, अति महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, बंगाल रीबर्थ के। कहां के, बंगाल रिनेसेंस, यानी जो बंगाल का रीबर्थ हुआ। ये भी क्या है, महान स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान होना, काफी ज्यादा पढ़ा लिखा होना, और साथ ही साथ समाज को बदलने वाले व्यक्ति हैं, सोशल रिफॉर्मर हैं। इनको माना जाता है कि ये एक महान मानवतावादी हैं। मानवता समझते हो, वो इंसानियत वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने चैंपियन का मतलब होता है किसी चीज का पक्ष लेना या किसी चीज के लिए आवाज उठाना। तो यहां पे हम यूज करते हैं आवाज उठाना, तो इन्होंने आवाज उठाई किसके लिए, कॉज ऑफ द पुअर, गरीबी के लिए, और कि किस कारण गरीब हुई, और दमन हुआ, वाली क्या कह सकते हो, ऑपरेस्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी जिन लोगों का दमन हो रहा था, यानी गरीबों की मेनली बात करोगे, लोअर कास्ट की, तो उनके लिए इन्होंने आवाज उठाई। ठीक है, इन्होंने अपना जो है समर्पित कर दिया, अपनी पूरा जीवन किसके लिए, सामाजिक सुधार के लिए समर्पित कर दिया, कि हम क्या करेंगे, पूरी जिंदगी समाज सुधार की कोशिश करेंगे। 1851 में इनको प्रिंसिपल बनाया जाता है संस्कृत कॉलेज का। वाइल ए ग्रेट संस्कृत स्कॉलर, जबकि एक काफी विद्वान संस्कृत स्कॉलर हैं, संस्कृत में विद्वान हैं, ये बिल्कुल खुले विचारों के लिए साथ थे, किसके लिए, पश्चिमी शिक्षा के लिए। बिल्कुल खुला विचार था इनका किसके लिए, पश्चिमी शिक्षा के लिए। संस्कृत के विद्वान है लेकिन फिर भी, और ये मानते थे कि कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कॉम्बिनेशन क्या होगा, बेस्ट लर्निंग का, कि भाई दोनों को साथ में पढ़ा जाए, ईस्ट और वेस्ट, यानी कि जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक नॉलेज के साथ साथ पश्चिमी शिक्षा भी जरूरी है। सोशल रिफॉर्म की बात करें तो इन्होंने भी बिना रुके थके काम किया समाज को सुधारने का। इन अ टाइम, एक समय में, when women could not be educated, औरतों को जब शिक्षा नहीं मिल रही थी, जब सिर्फ जो ब्राह्मण लोग थे सिर्फ वही शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, संस्कृत लैंग्वेज और जो धार्मिक ग्रंथ वगैरह थे, विद्यासागर ने इंस्टीट्यूट किया सेवरल ब्रेथ पाथ ब्रेकिंग चेंजेस। मतलब एक ऐसा दौर जब औरतों को शिक्षा नहीं मिल रही थी, सिर्फ ब्राह्मण वगैरह शिक्षा पा रहे थे संस्कृत लैंग्वेज में और धार्मिक ग्रंथों में, तो विद्यासागर ने उस समय, पाथ ब्रेकिंग का मतलब होता है ऐतिहासिक बदलाव लेके आए। क्या लेके आए ऐसे समय में पाथ ब्रेकिंग चेंजेस, ऐतिहासिक बदलाव लेके आए। ऐतिहासिक बदलाव यानी काफी बड़ा बदलाव लेके आए। इन्होंने अपोज किया, मतलब विरोध किया,
अनक्वेश्चनड ब्राह्मण का डोमिनेंस का, कि बिना सवाल के ये क्यों जो है डोमिनेंट रहते हैं, क्यों ब्राह्मणों का दबदबा रहता है संस्कृत की पढ़ाई लिखाई पे, और कोई क्यों नहीं कर सकता, सिर्फ यही क्यों। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे एडमिट किया नॉन ब्राह्मण स्टूडेंट्स को संस्कृत कॉलेज के अंदर, कि आओ तुम ब्राह्मण नहीं हो लेकिन उसके बावजूद तुमको संस्कृत की शिक्षा दी जाएगी। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया वेस्टर्न फिलोसफी, यानी पश्चिमी दर्शन शास्त्र, यानी उनकी सोच विचार वाली पढ़ाई लिखाई और कल्चर संस्कृत कॉलेज के अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, पश्चिमी शिक्षा को। ये क्या भरोसा कर रहे हैं, मान रहे हैं, इन द एजुकेशनल फिलोसफी, एजुकेशनल फिलोसफी मतलब ये है कि यानी कि शिक्षा वाले दर्शन शास्त्र में इनका मानना यह है कि मिश्रण होना चाहिए, ब्लेंड होना चाहिए, मिक्स होना चाहिए। कौन सी चीजें? ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर का मिश्रण होना चाहिए। जो हमारा पूरब, हमारा देश पूरब की तरफ पड़ता है, यूरोप पश्चिम की तरफ पड़ता है, तो ये जो पूरब और पश्चिम के रीति रिवाज हैं, कल्चर है, संस्कृति है, ये एक होनी चाहिए, इसका मेल होना चाहिए, मिश्रण होना चाहिए, स्टडी ऐसी ही होनी चाहिए। विद्यासागर किसके लिए काम कर रहे हैं? उद्धार के लिए काम कर रहे हैं, औरतों के उद्धार के लिए। और ये लंबे समय तक लड़ते रहे किसके लिए? विडो रीमैरिज के लिए, कि विधवाओं की दोबारा शादी होनी चाहिए। और इनका ये रिजल्ट रहा इनकी कोशिशों के साथ, कि रीमैरिज एक्ट 1856 में पारित हो गया कि विधवाएं फिर से दोबारा शादी कर सकती हैं, समाज का कोई व्यक्ति उनको रोकेगा नहीं। विद्यासागर ने आवाज उठाई औरतों की शिक्षा के लिए। इन्होंने मदद की इलियट ड्रिंक वाटर बेथुन का, कि इस्टेब्लिश करे वो बेथुन स्कूल इन कलकत्ता। तो ये बंदे का नाम है और इस बंदे की इन्होंने मदद की कि भाई स्कूल खोले कलकत्ता में। और कब? 1849 में। और ये पहला इंडियन स्कूल है हिंदुस्तान का लड़कियों के वास्ते जो कलकत्ता में खुला। कौन सा? बेथुन स्कूल, जो कलकत्ता में खुला है 1849 में। तो ये सबसे पहला स्कूल है, ठीक है, औरतों की शिक्षा के लिए। तो गवर्नमेंट इंस्पेक्टर होने के नाते स्कूल के, इन्होंने 35 लड़कियों को स्कूल में अपने खर्चे पे दाखिला दिया। ठीक है, कितना? एज अ गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स ही बिगेन 35 गर्ल्स स्कूल ऑन हिज ओन एक्सपेंसेस। अपने खर्चे पे 35 लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। दयानंद सरस्वती का नाम आता है इसके बाद। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो ये भी काफी बड़े जो है धर्म वो समाज सुधारक हैं, रिफॉर्मर, सुधारक, बदलाव लाने वाले हिंदू समाज के अंदर। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। कब? 1875 में स्थापना की। जो काम करता है किसके लिए? हिंदू रिलीजन को रिफॉर्म करने का काम किया, विच वर्कड फॉर, यानी कि काम किया किसके लिए? आर्य समाज ने काम किया, हिंदू रिलीजन को रिफॉर्म करने का काम किया नॉर्थ इंडिया के अंदर। फर्दर ये मानते थे कि जो मतलबीपन है, सेल्फिशनेस लिखा है, मतलबीपन है ब्राह्मण्स का, ब्राह्मण का, वो क्या है? वो भ्रष्ट कर रहा है हिंदू रिलीजन को, बेकार खराब कर रहा है, करप्ट कर रहा है, ठीक है, हिंदू धर्म को। ये मानते थे कि वेदास जो है इनफेलिबल है। इनफेलिबल का मतलब जो वेदास हैं उनके अंदर कोई दोष नहीं है, वो दोष रहित है, बिना दोष के हैं सारे वेदास, मतलब प्योर हैं और अच्छे सोर्स हैं, ऑल नॉलेज एंड ट्रुथ। जितना आप ज्ञान चाहते हैं और जो सच्चाई चाहते हैं वो कहां से मिल जाएगा? आपको वेदों से ही मिल जाएगा। और ये रिजेक्ट कर रहे हैं सारे रिलीजियस थॉट को, है ना, बाद के जितने भी जो धार्मिक विचार हैं इनका ये विरोध कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, और जो कि कॉन्ट्राडिक्शन में है खास तौर से वेदास के। किनका रिजेक्शन हो रहा है? उन धार्मिक विचारों का रिजेक्शन हो रहा है जो वेदास के खिलाफ जाते हैं, जो अपोज करते हैं वेदास को। यानी कि अल्टीमेटली वेदास और उसके साथ रिलेटेड जो है बस उसको ये मानते हैं। ये वेदास को क्या रखते हैं? हाई स्टीम, बहुत ही उच्च सम्मान देते हैं वेदास को। वेदास को इतने सम्मान देने के बावजूद इंडिविजुअल रीजन रिमेन द डिसिसिव फैक्टर, यानी कि निर्णय किसके ऊपर?
तर्क वितर्क किसके ऊपर, लास्टली व्यक्तिगत सोच के ऊपर ही ये मानते थे। यानी कि वेदास तो ऊपर है ही, लेकिन उसके साथ व्यक्तिगत सोच भी निर्णयात्मक होनी चाहिए। यानी मेन डिसीजन किसका होगा, इंडिविजुअल का होगा, जो उसकी सोच होगी। ये स्ट्रांगली अटैक कर रहे हैं किसके ऊपर, हिंदू ऑर्थोडॉक्सी के ऊपर, यानी हिंदू में जो परंपरावादी हैं उनके ऊपर। और अपनी शिक्षा किसके ऊपर रख रहे हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेदास, की वेदास में जो बातें हैं उनकी व्याख्या के ऊपर होनी चाहिए पढ़ाई लिखाई, है ना। दयानंद सरस्वती की बात करें तो ये मानते थे कि हर एक के पास एक्सेस है डायरेक्ट भगवान तक पहुंचने का, यानी कि आपको बीच में किसी और का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। ये विरोध कर रहे हैं मूर्ति पूजन का और धार्मिक रीति रिवाजों का, रिचुअल्स जो कर्म कांड वगैरह होते हैं, पार्टिकुलरली खास तौर से ये जो रिजिड कास्ट प्रैक्टिस है उसका विरोध कर रहे थे, जो उस समय ब्राह्मण के द्वारा जो है प्रीच किया जा रहा था, यानी कि फैलाया जा रहा था, प्रवचन इसके बारे में दिया जा रहा था रिजिड कास्ट सिस्टम के बारे में, कि जो जिस वर्ल्ड में पैदा हो गया पूरी जिंदगी उसी वर्ल्ड का रहेगा। अच्छा, ये फेवर कर रहे हैं, किसको फेवर कर रहे हैं, ये फेवर कर रहे हैं वेस्टर्न एजुकेशन और साइंस को, यानी कि पश्चिमी जो शिक्षा है, वेस्ट वाली शिक्षा, और जो साइंसेस हैं उसको। और सरस्वती जी ये क्या कर रहे हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती अपोज मतलब विरोध कर रहे हैं कास्ट सिस्टम का। कास्ट सिस्टम में भी जो अछूत वाली चीज है, अनटचेबिलिटी है ना, अछूत वाला प्रैक्टिस चल रहा था, और जो चाइल्ड मैरिज, इसके बिल्कुल ये खिलाफ थे ये भी। तो कुल मिला जो अगर देखो तो मेनली इन लोगों की जो है सोच कैसी है, मिलती ही जुलती है, ये भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन ये कहाँ कर रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में कर रहे हैं, वो कहाँ किए, बंगाल में किए। तो सब अपनी अपनी जगह पे जो है हिंदुस्तान को बदलने की कोशिश कर रहे थे, समाज को बदलने की। ये सपोर्ट कर रहे हैं शिक्षा को, कि शिक्षा मिलनी चाहिए औरतों को, और साथ ही साथ विधवाओं को भी दोबारा शादी की अनुमति मिलनी चाहिए। जब मृत्यु हुई दयानंद सरस्वती की, तो इनके फॉलोअर क्या किए, एक नेटवर्क स्टार्ट किए, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल का। ठीक है, तो एक नेटवर्क जो है शुरू हो गया दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल का, डीएवी स्कूल का, पूरे के पूरे देश के अंदर। अब ये जो संस्थान बनाए जा रहे थे, ये किसके ऊपर थे, वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर, पश्चिमी शिक्षा के ऊपर, और साइंसेस जो कि मिक्स हैं किसके साथ, पारंपरिक शिक्षा के साथ। यानी कि जो परंपरावादी शिक्षा चल रही है संस्कृत वगैरह की, वो भी आपको मिलेगी, साथ ही साथ आपको पश्चिमी शिक्षा भी मिलेगी, विज्ञान की भी जानकारी मिलेगी। दोनों शिक्षा का ये ब्लेंड यानी मिश्रण था। इसके बाद बात करते हैं रामकृष्ण परमहंस की। ये एक पादरी है, और पादरी कहां पे है, काली मंदिर में है, और ये काली मंदिर कहां पे है, दक्षिणेश्वर में है, कलकत्ता में। ये अनुसरण कर रहे थे, फॉलो करना, यानी किसी रास्ते पे चलना, तो फॉलो कर रहे थे किस रास्ते को, पाथ ऑफ रिलीजियस साल्वेशन, कि धार्मिक मुक्त मोक्ष कैसे मिलेगा, साल्वेशन माने कि मोक्ष। तो ये कैसे मिलेगा, थ्रू रिनंसिएशन, यानी त्याग से मिलेगा, मेडिटेशन ध्यान लगाने से मिलेगा, और भक्ति यानी कि भगवान को याद करने से मिलेगा, भगवान की भक्ति से मिलेगा। परमहंस क्या बिलीव कर रहे हैं, ये मानते हैं कि अलग अलग जो धर्म है वो अलग अलग पाथ है उनका, लेकिन सारे रास्ते कहां तक जाते हैं, एक ही भगवान को जाते हैं। ये मानते थे कि जो सर्विस है, इंसानियत की सेवा करना, मतलब भगवान की सेवा करने के बराबर है। जो इंसान का नहीं हुआ वो भगवान का क्या ही होगा, सही बात। इनका जो है साधारण टीचिंग था, और ये जो साधारण शिक्षा थी, इसकी वजह से बहुत सारे लोग इनका अनुसरण करते थे, मतलब इनको फॉलो करते थे। ज्यादातर जो प्रोमिनेंट फॉलोअर में इनके थे, उनमें एक थे नरेंद्र नाथ दत्ता, जो बाद में जिनका नाम क्या जाना गया, किस नाम से, इनको स्वामी विवेकानंद के नाम से। तो ये स्वामी विवेकानंद किसको मानते थे, इन्हीं को मानते थे, परमहंस को। चलिए अब देखते हैं हम लोग स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या किया, पॉपुलराइज किया। पॉपुलराइज करने का मतलब क्या होता है, मतलब लोगों में फैलाया। ठीक है,
लोगों में फैलाया रिलीजियस मैसेज, जो धार्मिक संदेश होता है, रामकृष्ण परमहंस का जो मैसेज था, इसको पहुंचाया दूर दूर तक। और इन्होंने प्रोक्लेम किया यानी ऐलान किया, बताया इसेंशियल वननेस ऑफ ऑल रिलीजन, इसेंशियल वननेस ऑल ऑफ ऑल रिलीजन, की सारे के सारे जो धर्म है एक हैं। और निंदा कर रहे हैं जो छोटी सोच वाले मामले हैं, धार्मिक मामले उनकी, है ना। क्या कर रहे हैं, कंडेम नैरोनेस इन रिलीजियस मैटर, धार्मिक मामले में छोटी सोच नहीं होनी चाहिए। टॉलरेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है धर्म के अंदर, सहनशीलता। ही वॉज ए स्टॉन्च, स्टॉन्च का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बिलीवर थे, किसके, वेदांता फिलोसफी के। वेदांता फिलोसफी आज हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें कि इंडिविजुअल और जो है उसकी जो है गॉड के इंटरेक्शन की बात होती है। भाई वेदांता फिलोसफी जो डिक्लेयर करता है क्या चीज, रैशनल थिंकिंग इन इट्स अप्रोच, यानी कि हर चीज के पीछे तर्क वितर्क वाली सोच भी रहना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल सोच। और ये वकालत कर रहे हैं किसकी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यानी दुनिया में जो भी इंसान है वो आपस में क्या है, भाई भाई हैं, शांति के बारे में कह रहे हैं। और साथ ही लोगों में सहनशीलता होनी चाहिए और इंसानियत होनी चाहिए, इन सारी बातों की ये वकालत कर रहे हैं, यानी इन बातों को समर्थन दे रहे हैं। ये मानते थे कि जो हिंदुस्तानी हैं वो खुद ही जिम्मेदार हैं अपनी स्थिरता के लिए। स्थिरता मतलब उनका कोई तरक्की नहीं हो रहा है, वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, तो वो खुद अपने लिए जिम्मेदार हैं, अपनी बर्बादी के लिए, है ना। और ये किसकी वजह से है कि ये आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब दूर हैं, अकेले हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, बाकी दुनिया से ये मेल नहीं कर रहे हैं। तो बाकी दुनिया से ना मेल करना ही वजह है इनके पिछड़ेपन की। और इसका एकमात्र निवारण क्या है, सॉल्यूशन क्या है, कि बाकी जो दुनिया है उसके साथ मिलना जुलना और अपने अंदर बैठाना, धारण करना, एब्जॉर्ब करना। किसका मतलब, इम्बाइब, यानी किसी चीज को एब्जॉर्ब कर लेना, किसी चीज को सीख लेना, किसी चीज को ग्रहण कर लेना। और क्या ग्रहण करना है यहाँ पे, आधुनिक विचारों को ग्रहण करना है। विवेकानंद विरोध कर रहे हैं कास्ट सिस्टम का, अनटचेबिलिटी, और साथ ही साथ आलोचना कर रहे हैं, गलत ठहरा रहे हैं माइंडलेस रिचुअल, बिना किसी दिमाग के, बिना किसी रीजन के जो कर्म कांड होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, उसके खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ जो अंधविश्वास प्रमोट किए जा रहे हैं प्रिस्टली क्लास द्वारा, पादरियों द्वारा, पंडित द्वारा, उसकी बात हो रही है। साथ ही ये प्रमोट कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं विचार, आजादी के विचार को, समानता के विचार को और फ्री थिंकिंग को, है ना, आजाद ख्याल को। इन सारी चीजों को क्या कर रहे हैं, ये बढ़ावा दे रहे हैं। विवेकानंद ने क्या बनाया, स्टैब्लिश किया रामकृष्ण मिशन। कब स्टैब्लिश किया, 1897 में। अब ये रामकृष्ण के फॉलोअर तो थे परमहंस के, रामकृष्ण परमहंस के, तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन जो है 1897 में स्टैब्लिश किया, स्थापित किया, प्रमोट करने के लिए, प्रचार करने के लिए, इंसानियत का और सामाजिक कार्यों के लिए। ये जो मिशन ओपन हुआ था, इसके कई सारे ब्रांचेस पूरे हिंदुस्तान में फैलाए गए, खोले गए, जो किसके लिए काम करते थे, सामाजिक सेवा के लिए काम करते थे, रामकृष्ण मिशन के सारे ब्रांचेस। अब इसके बाद, अभी तो ये पिक्चर भी आई थी और इसके ऊपर बहुत सारा विवाद भी हुआ था। वैसे हर किसी को देखनी चाहिए कि अपनी हिस्ट्री किस तरह से रिलेट करती है उस टाइम के साथ। कंडीशंस को थोड़ा दिखाने की कोशिश की गई है। जैसे कि इससे पहले वाले चैप्टर में एक वर्ड आया था अनटोल्ड माइजरीज, जिसका मतलब मैंने बताया था आपको कि कुछ ऐसे हदों से गुजरना, कुछ ऐसे तकलीफों से गुजरना जिसका वर्णन करना बिल्कुल मुश्किल हो, जो आप बयान न कर सको। ठीक है, तो कोई बात नहीं, फिल्म की बात वहीं तक रहने देते हैं। यहां उसकी असलियत देखते हैं ज्योतिबा फुले एंड सावित्रीबाई फुले के बारे में। ज्योतिराव गोविंदराव फुले और उनकी जो पत्नी है सावित्रीबाई फुले, ये पूरा नाम है, ये दो महान समाज सुधारक हैं, महाराष्ट्र के अंदर हैं। और ये कब उभर कर आए थे, 19th सेंचुरी में उभर कर आए। ज्योतिराव फुले ने क्या किया, इनको जो है पॉपुलरली महात्मा फुले के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने रेडिकल सोशल मूवमेंट चलाया था। रेडिकल का मतलब
तर्क संगत सोच वाला सामाजिक आंदोलन इन्होंने चलाया था। किसके खिलाफ? सामाजिक अन्याय के खिलाफ जो कास्ट सिस्टम में होता था, कास्ट सिस्टम के लिए, है ना, अगेंस्ट द सोशल इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम। जो कास्ट यानी वर्ण व्यवस्था चल रही थी उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाया और इन्होंने छेड़ा एक विचारवादी जंग छेड़ी। कौन सी जंग? विचारवादी, विचारों वाली जंग छेड़ी। किसके खिलाफ? ब्राह्मण्स के खिलाफ, यानी उनके विचार अलग इनके विचार अलग, टकराव वाले एक जंग छिड़ी विचारों वाली। और ब्राह्मण के जो ऑर्थोडॉक्सी यानी परंपरावादी सोच है उसके ऊपर इन्होंने आक्रमण किया और चुनौती दी। किसको? एंशियंट स्क्रिप्चर्स को, यानी प्राचीन काल से जो किताबें वगैरह हैं, वो जो स्क्रिप्ट वगैरह लिखे हुए हैं उसके बारे में, उसको चुनौती दी इन्होंने। ठीक है, तो ये एक विचारात्मक जो है जंग चली। 1873 में इन्होंने बनाया एक सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज का मतलब क्या है कि एक ऐसा समाज जो क्या चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं सच्चाई के खोज चाहते हैं, जो सच्चाई को पाना चाहते हैं, उनके लिए सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रूथ, उनका समाज जो सच्चाई की खोज कर रहे हैं ताकि लड़ा जा सके कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, यानी कि जातिगत जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, उसके खिलाफ, और आजाद किया जाए लोअर क्लास को। लोअर क्लास जो निचले तबके के लोग हैं, लोअर कास्ट के लोग हैं, उनको कलंक से, स्टिग्मा मतलब होता है कलंक से, और उनके ऊपर जो बंधन लगाए गए हैं ब्राह्मणों के द्वारा, उन सब से लोअर कास्ट को आजाद किया जाए, ये उसके वास्ते बना हुआ था समाज। इन्होंने आवाज उठाई किसके लिए? औरतों की शिक्षा के लिए, और इनको सहारा मिला अपनी बीवी सावित्रीबाई फुले का अपने इस प्रयास में। ये आवाज उठा रहे किसके लिए? औरतों की शिक्षा के लिए, और इनकी बीवी जो है इनकी खोज में, इसकी खोज में और प्रयास में जो है इनका साथ दे रही है। सावित्रीबाई फुले की बात करें तो ये भी एक रेडिकल टीचर है। रेडिकल टीचर हमने बताया, थिंकर है, सोच रखने वाली, रिफॉर्मर, बदलाव लाने वाली। शी वॉज टॉट टू रीड, इनको पढ़ना लिखना किसने सिखाया? फुले हिमसेल्फ, है ना, खुद फुले ने जो है पढ़ना लिखना सिखाया। 1851 की बात करें तो ज्योतिबा ने क्या किया? इस्टेब्लिश किया, एक बनाया लड़कियों के लिए स्कूल, और कहा सावित्रीबाई से कि पढ़ाओ बच्चों को स्कूल में, और इस तरह से ये पहली महिला टीचर बनी है अपने आधुनिक महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में सबसे पहली महिला टीचर कौन है? तो सावित्रीबाई फुले हैं। अच्छा, इन्होंने आश्रम भी बनाए किसके लिए? विधवाओं के लिए। अनाथालय बनाए किसके लिए? बच्चों के लिए, चाइल्ड विडोज के लिए, जो छोटे छोटे उम्र में विधवा हो जा रही है। और फुले ने वकालत की कि विडो रिमैरिज की, यानी इन्होंने समर्थन दिया, साथ दिया कि भाई जो विधवाएं हैं उनकी दोबारा शादी होनी चाहिए। एनी बेसेंट, तो ये तो एक ब्रिटिश सोशल रिफॉर्मर है। कैसी है ये? एक ब्रिटिश सोशल रिफॉर्मर है तो अंग्रेज ही, लेकिन साथ में समाज सुधारक हैं, जो पूरा एक्टिवली मतलब लगातार इन्वॉल्व है इंडियन नेशनल मूवमेंट में। ठीक है, हिंदुस्तान का जो राष्ट्रवादी आंदोलन था, राष्ट्रीय आंदोलन था, उसके अंदर ये सम्मिलित थी, उसके अंदर ये एक्टिव थी, और ये सपोर्ट कर रही थी, साथ दे रही थी आयरिश होम रूल लीग का। और इन्होंने क्या शुरू किया? होम रूल मूवमेंट शुरू किया था हिंदुस्तान के अंदर। होम रूल मतलब अपना घर हम खुद से चलाएंगे, इसके लिए आंदोलन। ठीक है, ये एक्टिव मेंबर थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की। ये एक समाज है थियोसॉफिकल समाज, उसकी ये मेंबर है। और ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है ये किसने बनाया था? मैडम ब्लेवेस्की ने बनाया था, और कर्नल एच.एस. ऑलकॉट ने बनाया था न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। तो ये उसकी मेंबर थी। 1882 में इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक सेंटर बनाया, कहां पे? अद्यार में। अद्यार कौन सी जगह है? ये मद्रास में जगह है। एनी बेसेंट को क्या दिया गया? लीडरशिप दी गई थियोसॉफिकल सोसाइटी की। ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी बना, इसका लीडरशिप किसको दिया गया? एनी बेसेंट को दिया गया।
ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है कि 1882 में एक सेंटर बनाया गया। किसका सेंटर बनाया गया? थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिसका फॉर्मेशन हुआ था न्यूयॉर्क सिटी में, उसका एक सेंटर यहाँ चेन्नई में बनाया गया, मद्रास में, और एनी बेसेंट को वहां पे लीडरशिप के लिए रखा गया, नेतृत्व करने के लिए रखा गया। हर एक लाइन अच्छे से समझेंगे हम। और यहाँ पे ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, ये जो समाज है जिसका सेंटर मद्रास में बना, जिसका लीडरशिप इनके हाथों में दिया गया एनी बेसेंट के, तो यहाँ पे ये समर्थन कर रही हैं, वकालत कर रही हैं किसका? रिवाइवल ऑफ एंशियंट रिलीजन, यानी जो प्राचीन धर्म है उनका पुनर्जन्म किया जाए, जैसे कि हिंदुइज्म का और बुद्धिज्म को, इसको क्या किया जाए? दोबारा से जीवित किया जाए। जीवित करने का मतलब और ज्यादा प्रचलित किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। ये प्रमोट कर रही हैं किसको? यूनिवर्सल ब्रदरहुड को ऑफ मैन, यानी कि जो भी लोग हैं सब आपस में कौन है? भाई भाई हैं। ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है काम कर रही है हिंदुस्तान का पुनर्जन्म हो, हिंदुस्तान के जो धार्मिक धर्म है, जो इसकी परंपराएं हैं, वो सब चीजों का क्या हो? पुनर्जन्म हो, और मन में बैठाया जाए सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। इनकलकेटिंग का मतलब क्या होता है? मन में बैठाया ना, कि लोगों के मन में क्या बैठाया जाए? सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आए, और इंसान के अंदर प्राइड आए, गौरव आए अमंग इंडियंस। ये सारी चीजें हिंदुस्तानियों के अंदर पैदा करनी है। एनी बेसेंट और क्या साथ दे रही हैं? इन स्फेयर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा क्षेत्र में भी इन्होंने साथ दिया। इन्होंने क्या बनाया? सेंट्रल हिंदू स्कूल बनाया बनारस के अंदर, और ये स्कूल बाद में डेवलप होके यही विद्यालय क्या बना? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना। तो ये देखो कितनी बड़ी बात है। ठीक है, इसके बाद वेस्ट इंडिया में भी बदलाव चल रहा था, पश्चिम की तरफ भी बदलाव हो रहा था। बहुत सारे जो बदलाव करने वाले जो रिफॉर्मर है वो शुरुआत कर रहे थे, जो है रिफॉर्म मूवमेंट यानी बदलाव वाले आंदोलन की शुरुआत कर रहे थे महाराष्ट्र के रीजन में। इनमें से एक शुरुआती बदलाव लाने वाले रिफॉर्मर कौन है वेस्टर्न इंडिया के? वो हैं गोपाल हरि देशमुख। हर जगह आंदोलन चल रहा है, सब अपने अपने क्षेत्र में आंदोलन कर रहे हैं, बदलाव लाने की सोच रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी वेस्ट साइड में महाराष्ट्र में गोपाल हरि देशमुख ये भी शुरुआती दौर में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनका नाम कैसे इनको जाना जाता है? लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। क्या लिखा है ये? लोक मतलब लोगों का, हितवादी यानी कि लोगों के हित के बारे में बात करने वाला। ये भी आक्रमण कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं हिंदू ऑर्थोडॉक्सी के ऊपर, यानी हिंदू समाज में जो पारंपरिक सोच है उसके ऊपर ये अटैक कर रहे हैं। और मान क्या रहे हैं? सिद्धांतों को, जो रैशनैलिटी के बारे में बताता है, तर्क वितर्क वाली सोच का ये समर्थन कर रहे हैं। साथ ही साथ सामाजिक समानता होने चाहिए देश के अंदर, उसका ये समर्थन कर रहे हैं। तो प्रार्थना समाज इन्होंने बनाया। ठीक है, और प्रार्थना समाज किस उद्देश्य से बनाया? उद्देश्य ये था कि हम पुनर्जन्म करेंगे हिंदू रिलीजन का, हिंदू रिलीजन यानी हिंदू धर्म का, और वो भी कैसे करेंगे? थ्रू मॉडर्न वेस्टर्न आइडियाज, आधुनिक पश्चिमी विचारों के साथ हिंदुत्व का पुनर्जन्म होगा। आरजी भंडारकर और जो माधव गोविंद रानाडे हैं, ये इसके दो मेन लीडर्स थे इस समाज के। तो इसकी स्थापना की गई थी कि ठीक है भाई, पुनर्जन्म होगा बदलाव के साथ। अच्छा, ये काफी ज्यादा जो है इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे ब्राह्म समाज से। ये ब्रह्म समाज क्या कर रहा है? ये प्रीच करता है मोनोथिज्म। मोनोथिज्म मतलब एक भगवान होता है, मोनो मतलब होता है एक, है ना, कि सिर्फ एक भगवान की पूजा होनी चाहिए। ये विरोध कर रहे हैं ये भी किसका? कास्ट हियरार्कीज का, यानी कि कोई अपर क्लास है, फिर उसके नीचे क्लास, फिर उसके नीचे क्लास। तो ये जो हियरार्की चल रही है ना, इसका ये क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो प्रीस्टहुड है ना, विच लेड टू द करप्शन ऑफ हिंदुइज्म। प्रीस्टहुड यानी कि जो पादरी होते हैं, पंडित होते हैं, पुरोहित होते हैं, वो क्या कर रहे हैं? जो भ्रष्ट कर रहे हैं हिंदुत्व के अंदर, वो उसके खिलाफ थे, उसका विरोध कर रहे हैं ये। फर्दर दूसरे एक बड़े रिफॉर्मर के बारे में देखो वेस्ट इंडिया में, तो वो कौन है? गोपाल गणेश अगरकर हैं।
ये किस चीज का प्रचार कर रहे हैं? रैशनलिज्म का प्रचार कर रहे हैं। रैशनलिज्म अब कोई नया वर्ड आपके लिए नहीं होना चाहिए। तर्क वितर्क वाली जो सोच है उसका समर्थन कर रहे हैं। और क्रिटिकल यानी आलोचक है किसके? ब्लाइंडली फॉलोइंग ट्रेडिशंस के। आंख बंद करके पारंपरिक चीजों को मत अपनाओ, नहीं उनको उनका अनुसरण करना है। एज वेल एज फॉल्स ग्लोरिफिकेशन ऑफ इंडियाज पास्ट, और साथ ही साथ क्रिटिकल है और साथ ही साथ आलोचक है। ब्लाइंड फॉलोइंग ट्रेडिशन यानी क्या है? अंधविश्वास के साथ कुछ भी फॉलो नहीं करना है। और साथ ही साथ गलत महिमा गान नहीं होना चाहिए। किसका? हिंदुस्तान के पास्ट का, यानी कि जो प्राचीन इतिहास है हिंदुस्तान का, उसका महिमा गान गलत तरीके से ना हो। तो जो करते थे उसका ये आलोचना करते थे। साउथ इंडिया में भी बदलाव चल रहा है। बहुत सारे बदलाव करने वाले रिफॉर्मर, धर्म सुधारक, ये लोग यहाँ साउथ इंडिया में भी हैं। वो चाह रहे हैं कि रीजनरेट हो हमारा हिंदुस्तानी समाज। रीजनरेट हो मतलब दोबारा से बदले, है ना। तो इसमें एक है, इनका नाम है कंदुकुरी वीरासालिंगम, है ना, वीरासालिंगम ये नाम है इनका। इनके बारे में ये है कि ये भी एक काफी प्रोमिनेंट यानी प्रसिद्ध रिफॉर्मर थे आंध्र रीजन में। और इनको माना जाता है कि ये देवदूत हैं, प्रॉफिट मतलब पैगंबर हैं मॉडर्न आंध्रा के, है ना। आधुनिक जो आंध्रा है उसके ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट कौन होते हैं? जो भगवान की तरफ से भेजे गए दूत होते हैं, पैगंबर होते हैं, भविष्यवक्ता होते हैं जो भविष्य के बारे में बताते हैं। इन्होंने आवाज उठाई औरतों के इमेंसिपेशन के लिए। इमेंसिपेशन का मतलब होता है इनके उद्धार के लिए, इनकी मुक्ति के लिए। इमेंसिपेशन का मतलब ये होता है कि इनकी मुक्ति के लिए, इनके उद्धार के लिए इन्होंने आवाज उठाई। और इन्होंने अभियान चलाया विडो रिमैरिज के लिए, विधवाओं के दोबारा शादी के लिए, और साथ ही साथ उनकी शिक्षा के लिए। इन्होंने क्या शुरू किया? विवेकावर्धिनी शुरू किया। एक महीने वाला समाचार पत्र, एक जर्नल स्टार्ट किया इन्होंने, ताकि जो बुराइयां हैं समाज की वो सामने आ सके, लोगों के सामने रख सकें। इन्होंने दूसरे जो समाचार पत्र हैं वो भी शुरू किए, जैसे चिंतामणि, सतीहिता बोधिनी और सत्यवादी। और मदद की इन्होंने कि तेलुगु साहित्य का विकास हो। समाचार पत्र को बढ़ावा देने के साथ साथ ये और क्या कर रहे हैं? ये मदद कर रहे हैं विकसित करने में, तेलुगु साहित्य को बढ़ावा दे रहे हैं। वीरासालिंगम इन्होंने स्थापित किया लड़कियों के लिए स्कूल। कहां पे? धावलेश्वरम में 1874 में, और 10 साल बाद राजमुंद्री 1884 में, ताकि प्रोत्साहित किया जाए शिक्षा किसके लिए? औरतों के लिए, बढ़ावा दिया जाए औरतों के शिक्षा के लिए। इसके बाद आते हैं श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु ये भी क्या है? एक महान संत हैं, विद्वान हैं, साथ ही साथ दर्शन शास्त्री हैं, है ना, और समाज सुधारक हैं। कहां पर हैं ये? केरला के अंदर। इन्होंने अभियान चलाया, और इनका अभियान का बुनियाद क्या था? ये किसके ऊपर था? ये संदेश दे रहे थे कि एक कास्ट है, एक धर्म है, एक भगवान है, पूरी की पूरी इंसानियत के लिए। क्या मैसेज है? दोबारा से पढ़िए। इनका संदेश है सिर्फ एक ही जाति है पूरी दुनिया के लिए, एक ही धर्म है, एक ही भगवान है पूरी इंसानियत, पूरे मैनकाइंड के लिए। ये इनका मैसेज था। ये मानते थे कि जो अल्टीमेट गोल यानी उद्देश्य होना चाहिए सारे धर्म का, वो कैसा है? उद्देश्य होना चाहिए ना, जो उद्देश्य है वो सेम ही तो है, और इसीलिए कोई कारण नहीं है कि आपस में धर्म के लोग एक दूसरे से लड़ें। सच बात है, ऐसा कुछ तो बिल्कुल नहीं है कि जिसकी वजह से धर्म के लिए लड़ा जाए, है ना। ही वॉज अ क्रूसेडर, मतलब धर्म युद्ध करने वाला व्यक्ति। क्रूसेडर किसको बोलते हैं? जो धर्म युद्ध करता है ना, धर्म के लिए युद्ध करता, धर्म युद्ध करता है, उसको क्रूसेडर बोलते हैं। और ये युद्ध क्यों कर रहे हैं? धर्म युद्ध। ये धर्म युद्ध कर रहे हैं लोअर क्लासेस ऑफ सोसाइटी के लिए, जो निचली जाति के लोग हैं समाज के अंदर, उनके लिए। और अभियान चला रहे हैं किसके खिलाफ? ये जो कास्ट इनइक्वालिटी है उसके खिलाफ, अलग अलग जो भेदभाव हैं, जो हायरार्की है, उसके खिलाफ अभियान चला रहे हैं समाज के
अंदर की इनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनका मानना क्या है कि एक ही जाति है पूरे जो है संसार के लोगों के लिए। नारायण गुरु कैसे क्या है, ये फॉलोअर है किसके, अद्वैता फिलोसफी के, और ये प्रवचन देते हैं कि जो अल्टीमेट यानी आखिर में फाइनल मुक्ति जो है वो कैसे मिलेगी, वो खुद से मिलेगी, वन सेल्फ। ठीक है, इज टू बी फाउंड इन वन सेल्फ, अपने अंदर देखोगे तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। और ये निंदा कर रहे हैं बहुत सारे ऐसे सामाजिक तरीकों का, प्रैक्टिसेस का, जैसे कि पॉलीगैमी यानी एक से ज्यादा शादियां करना। 1905 की बात करें तो गुरु ने क्या स्टार्ट किया, एक इवनिंग स्कूल शुरू किया, यानी शाम की शिक्षा शुरू की, शाम में स्कूल शुरू किया लोअर कास्ट के लोगों के लिए, जो निचली जाति के लोग हैं उनके लिए। और इन्होंने क्या बनाया, एक अद्वैता आश्रम बनाया अलवे में 1913 में, और साथ ही साथ एक संस्कृत स्कूल भी बनाया वहां पे, कब, 1916 में। तो एक अद्वैता आश्रम बनाया 1913 में, और 3 साल बाद एक संस्कृत स्कूल भी वहां पर बनाया लोअर कास्ट को पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा चलो, अब ये तो बात हो गई इधर। अब इसके अलावा मुस्लिम्स में भी बदलाव चल रहे थे, भाई हमको भी तो बदलाव चाहिए, है ना, ये भी सोच रहे हैं भाई हमको भी बदलाव चाहिए, हमको भी बदलना चाहिए। तो ये ट्रेंड की तरह है, जैसे औरतों में जैसे चैप्टर की शुरुआत हुई थी तो हमने देखा कि औरतों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन हर धर्म में थे, तो उसी तरह से जब बदलाव आने लगा तो हर धर्म चाहता था कि नहीं, बदलाव हो वेस्टर्न एजुकेशन के साथ साथ। तो यहाँ पे कुछ धर्म सुधारक आंदोलन भी चले, और वो शुरू हुए बाद में मुस्लिम्स के अंडर में भी, मुस्लिम्स में भी शुरू हुआ। मुस्लिम्स में जो अपर क्लास है वो पहले से शुरुआती दौर से ही क्या था, वेरी था ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, मतलब एहतियात बरतना, दूर रहना। ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन से एहतियात रखता था, मतलब दूर रहता था। ठीक है, प्रिकॉशन, समथिंग लाइक दैट। हाउएवर बाद में कुछ पढ़े लिखे मुसलमान ये महसूस करते हैं कि अरे यार, जरूरत है सामाजिक बदलाव की, सुधार की, हमारे मुस्लिम समाज के अंदर भी, ताकि मुस्लिम समाज तरक्की कर सके। ऐसे के लिए 1863 में नवाब अब्दुल लतीफ, उन्होंने क्या बनाया, एक मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी बनाई कलकत्ता के अंदर, जो काम करेगी धर्म सुधार का। ठीक है, किसने बनाया, नवाब अब्दुल लतीफ ने मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी बनाई, कहां पे, कलकत्ता में। और ये क्या करेंगे, ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं धर्म का, राजनीति का, सामाजिक बदलाव का, किस रोशनी में, आधुनिक शिक्षा और विचारों की रोशनी में, जो अपील करता है अपर और मिडिल क्लास मुस्लिम्स को कि टेक अप वेस्टर्न एजुकेशन, पश्चिमी शिक्षा को अपनाओ। ऐसा नहीं है कि उससे दूर हटो, उससे क्या करना है, अपनाना है। इसके बाद नाम आता है सर सैयद अहमद खान साहब का। तो ये जो सर सैयद अहमद खान है, ये लीडिंग रिफॉर्मर थे, यानी कि ये नेतृत्व करने वाले, बदलाव लाने वाले व्यक्ति हैं एमंग मुस्लिम्स में, हिंदुस्तान के अंदर। इन्होंने ही अलीगढ़ आंदोलन चलाया, जो काम किया किसके लिए, आधुनिक करने के लिए, मुसलमानों के समुदाय को आधुनिक बनाने का काम किया। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन ने, सर सैयद अहमद खान ने कोशिश की कि वो मिला सकें, एक करें, जोड़ सकें। किसको जोड़ना है, इस्लामिक टीचिंग्स को, जो इस्लाम की जो शिक्षा है उसको आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा के साथ, विचारों के साथ जोड़ सके। तो ये कोशिश की इन्होंने, ट्राइड। इन्होंने तर्क किया कि जो ओनली ऑथोरिटेटिव वर्क ऑन इस्लाम वाज कुरान, कि जो आधिकारिक शक्ति है वो सिर्फ किसके पास है, कुरान के पास है, एंड ऑल अदर वर्क ऑन इस्लामिक टीचिंग वेयर सेकेंडरी, और दूसरे बाकी सब जो है सेकेंडरी। प्राथमिक तो ये है लेकिन सेकेंडरी, बाकी सारे के सारे काम है ऑन इस्लामिक टीचिंग, वो सब क्या है, सेकेंडरी है। सर सैयद अहमद खान साहब की बात करें तो इन्होंने व्याख्या की कुरान की रोशनी में आधुनिक विचारों के, और साथ ही साथ तर्क वितर्क के साथ, आइडियाज ऑफ रैशनलिज्म एंड साइंटिफिक थॉट, और वैज्ञानिक सोच के साथ इन्होंने कुरान की व्याख्या की। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये मानते थे कि जो जितने भी धर्म हैं, अंडरलाइंग यूनिटी, की उनके अंदर जो है समानता है। ठीक है, वो सारे जितने भी धर्म है उसके अंदर क्या है, समानता है। ये मानते हैं कि जो रिलीजियंस हैं और जो सोशल रिवाइवल है, यानी कि रिलीजियस, धार्मिक
और सामाजिक जो पुनर्जन्म है मुस्लिम समुदाय का वो तभी हो सकता है जब हम इम्बाइब करना, मतलब बताया था, मतलब मन में बैठाना, ग्रहण कर लेना, सीख लेना। क्या सीखेंगे? पश्चिमी शिक्षा को और विज्ञान को सीखेंगे, तभी जो है ये बदलाव पॉसिबल है, तभी जो है मुस्लिम समुदाय का पुनर्जन्म हो सकता है। तो इन्होंने इसके लिए क्या बनाया? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज बनाया अलीगढ़ में 1875 में, और ये केंद्र बना, मेन सेंटर बना लर्निंग वेस्टर्न कल्चर एंड साइंसेस की। पश्चिमी संस्कृति की शिक्षा यहां ली जा सकती है और विज्ञान की शिक्षा भी मिल सकती है। ये कॉलेज बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया। फर्दर सर सैयद अहमद खान साहब की बात करें तो ये समर्थन कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं बहुत सारे सामाजिक बदलाव की भी, सुधार की भी। इन्होंने बात की किसके, है ना, इन्होंने जो है अर्ज किया, यानी कहा मुस्लिम समुदाय से कि भैया आप क्या करो, आप ट्रेडिशनल रिचुअल्स को छोड़ दो, त्याग दो, जो पुरानी पारंपरिक जो रीति रिवाज कर्मकांड है उनको आप त्याग दीजिए। और इन्होंने अभियान चलाया कि जो औरतों का स्टेटस है समाज के अंदर उसमें सुधार की जाए। साथ ही साथ ये खिलाफ है पॉलीगैमी के, एक से ज्यादा शादी के, और साथ ही साथ पर्दा सिस्टम के भी खिलाफ रहे। रिफॉर्म एमंग सिक्स, अब देखो यहां पे जब सब जो है कर रहे हैं तो ऐसे में सिख कहां पीछे रहेंगे? तो ऐसे में सामाजिक बदलाव जो है सिख समुदाय में भी आया, और वो भी लेट 19th में इनके में भी शुरू हुआ, और सिंह सभा बनाई गई अमृतसर और लाहौर के अंदर में। तो ये अब जो है सिंह सभा जो सेटअप हुई है अमृतसर लाहौर में, इसका क्या काम है? तो ये जो सभा स्टैब्लिश हुई थी, इस सभा ने स्टैब्लिश किया एक खालसा कॉलेज, खालसा कॉलेज बनाया अमृतसर में, जो प्रमोट करेगा, प्रचार प्रसार करेगा, बढ़ावा देगा पंजाबी लैंग्वेज को और पंजाबी साहित्य को, लिटरेचर को। साथ ही साथ जो रिलीजियस रिफॉर्म वाले आंदोलन चले सिख के अंदर, वो किसके द्वारा चले? अकाली मूवमेंट, अकाली आंदोलन के द्वारा चले। और इसकी शुरुआत किसने की थी? शिरोमन गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने की थी। ठीक है, तो यहां पे सिख में भी हम देख रहे हैं कि यहां पे भी सामाजिक बदलाव आ रहे हैं। ये जो अकाली आंदोलन है इसका उद्देश्य क्या है? कि प्यूरिफाई किया जाएगा गुरुद्वारा को, किससे? करप्ट मैनेजमेंट से, यानी कि जो भ्रष्ट मैनेजमेंट है, व्यवस्था है, उसको हटाया जाएगा, आजाद किया जाएगा फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द महंत। जो ऐसे भ्रष्ट महंत वगैरह उसके ऊपर कब्जा जमा कर बैठे हैं उनको हटाया जाएगा। तो सबके सब यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, हर एक धर्म क्या कोशिश कर रहा है? सामाजिक सुधार की कोशिश कर रहा है। अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद जो है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट की शुरुआत होगी, जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।